हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले हम लोगों ने ईओक्यू के बारे में डिस्कशन किया था, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले पार्ट में आप बताया था कुछ थ्योरी के बारे में कि ईओक्यू का मतलब क्या होता है और ईओक्यू कैसे कैलकुलेट किया जाता है। प्लस मैंने आपको ये भी बताया था कि ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट मीन्स ऐसी ऑर्डर क्वांटिटी जो सबसे सस्ती होगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने फिर आपको सामने एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया था पार्ट 2 में, और मैंने आपको दिखाया था कि ईओक्यू कैसे निकाला जाता है। प्लस वहाँ पे मैंने आपसे एक बात ये कही थी कि मैं आपको ये चेक करवाऊंगा कि टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है और हम कैसे देखेंगे कि सचमुच ईओक्यू मेरे लिए सबसे सस्ती है कि नहीं। आइए स्टार्ट करते हैं इसी बात को लेकर के और देखते हैं कि क्या सचमुच ईओक्यू मेरे लिए बेनिफिशियल होता है। पार्ट 2 में मैंने आपको बताया था, ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहला सॉल्व कराया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि कैलकुलेट ईओक्यू इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, ऑल्सो स्टेट द नंबर ऑफ ऑर्डर्स टू बी प्लेस्ड इन अ ईयर। यानी कि आप ईओक्यू भी निकालिए और ये भी बताइए कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हमें प्लेस करने पड़ेंगे। प्लस फिर हमने आपको बताया था कि जो एनुअल कंजम्पशन है वो 10,000 kg रहेगा और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो रहेगी वो हमारी रहेगी 50 रुपीज़, और कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल था 2 रुपीज़, स्टोरेज कॉस्ट रहेगी 8% ऑफ द एवरेज इन्वेंट्री, यानी कि कॉस्ट का 8%। तो आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था, जिसके बेसिस पे हमारा ईओक्यू निकल के आया था 2500। ये हम लोगों ने इस पार्ट 2 में डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। अब ज़रूरत है ये पहचानने की कि अगर हमें इसका टोटल कॉस्ट निकालना हो तो हम वो कैसे निकालेंगे। तो आइए अब समझते हैं टोटल कॉस्ट की टेक्निक। देखिए, जब आपको टोटल कॉस्ट निकालना हो तो मैंने आपको ये बात बताई थी कि देयर आर 3 terms that you have to calculate, यानी कि you have to calculate, number 1 is purchase cost, number 2 is ordering cost, and number 3 is carrying cost. Point number 1 is purchase cost. How you have to calculate purchase cost? देखो, सिंपल सी बात है कि जब भी हम कैलकुलेशन की बात करेंगे तो यहाँ पे कैलकुलेशन हमेशा एनुअल बेसिस पे होगी। अब अगर एनुअल बेसिस पे कैलकुलेशन होगी तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी एनुअल रिक्वायरमेंट है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से। भाई फॉर एग्जांपल, अगर जैसे इस क्वेश्चन में देखो आप कि हमें 10,000 kg की रिक्वायरमेंट थी और प्राइस था 2 रुपीज़ के हिसाब से, तो 10,000 इंटू 2 यानी कि पूरे साल भर में मुझे 20,000 रुपये खर्च करने पड़ेंगे परचेज के नाम पे, यानी कि जो गुड्स हम एक्वायर करेंगे उसकी प्राइस होगी 20,000 रुपीज़ एनुअली। दूसरी फिर बात आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट की। आखिर ये ऑर्डरिंग कॉस्ट कैसे निकलता है, तो इसका तरीका बहुत सिंपल है। ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए आप एनुअल रिक्वायरमेंट यानी कि जो भी आपको एक साल में चाहिए डिवाइड कर लोगे ईओक्यू। ईओक्यू का यहाँ पे ज़रूरत क्या है कि भाई अगर आप मान के देखो कि आपको अगर 10,000 यूनिट्स की ज़रूरत है, अगर हम फिलहाल अभी से क्वेश्चन की बात करें तो 2,500 यूनिट्स आप ऑर्डर करोगे, तो यानी कि कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे, आंसर इज 4, यानी कि आप 10,000 डिवाइडेड बाय 2,500 दैट इज़ 4 ऑर्डर्स आप प्लेस करोगे। अब अगर आप 4 ऑर्डर प्लेस करोगे तो ऑर्डरिंग कॉस्ट लग रही है हमारी 50 रुपीज़, तो आपका टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी लग जाएगा पूरे एक साल में। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि अगर आपको 10,000 यूनिट्स की ज़रूरत है पूरे साल भर में, आप 2,500 करके हर बार ऑर्डर मंगवा रहे हो। एक बार जब आप ऑर्डर प्लेस करते हो तो 50 रुपीज़ खर्च होता है, तो 4 बार ऑर्डर करोगे तो 200 रुपीज़ खर्च होगा, वो हो जाएगी मेरी ऑर्डरिंग कॉस्ट। ये भी हमने एनुअली निकाल लिया, क्योंकि एनुअल रिक्वायरमेंट है 10,000 और हम 2,500 करके गुड्स को मंगवा रहे हैं। हम ऑर्डर जो प्लेस कर रहे हैं वो 2,500 का कर रहे हैं। यहाँ पे अगर हम कोई दूसरी यूनिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो ईओक्यू की जगह पे हम वो मेंशन कर देंगे। इसी तरीके से थर्ड की बात कर लूँ मैं अगर, तो थर्ड पॉइंट कहता है कैरिंग कॉस्ट, यानी कि रखने स्टोरेज का कॉस्ट कितना होगा। तो भैया जितने यूनिट्स आप रखोगे, भाई ईओक्यू हमने इसलिए लिखा है क्योंकि अभी हम ईओक्यू से सॉल्व कर रहे हैं। मान लो यहाँ पे अगर हम 2,000 मंगवाते तो हम 2,000 लिखते, अगर हम 5,000 मंगवाते तो हम यहाँ 5,000 लिखते, यानी कि हम यूनिट्स ऑर्डर लिखते। बट क्योंकि हम ईओक्यू जिसका फॉर्मूला होता है वो ईओक्यू कहता है कि भैया हम जितने यूनिट्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं, बेसिकली हर कंपनी ईओक्यू से ही गुड्स को मंगवाती है अनटिल एंड अनलेस उसको कोई स्पेशल डिस्काउंट या कोई स्पेशल केस ना हो, तब तक के लिए हम ईओक्यू को ही कंसिडर करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ये सबसे ज़्यादा चीपेस्ट होता है। इसको हमने डिवाइड बाई 2 कर लिया। अब डिवाइड बाई 2 क्यों किया, इसको समझने की ज़रूरत है। अब एक बात समझो कि फॉर एग्जांपल ये मेरा गोदाम है और इस गोदाम में जब हम गुड्स मंगवाते हैं तो होता क्या है, मैं इसको थोड़ा सा आपके सामने स्क्रीन पे दिखाता हूँ कि मान लो ये मेरा गोदाम है, यहाँ पे जब मैंने गुड्स को भरवाया तो यहाँ तक मेरा गुड्स भर गया।
लेकिन अब धीरे 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 जब यूज़ होता जाएगा फिर एक दिन ज़ीरो हो जाएगा। फिर अगले दिन मैं क्या करूँगा, अपने गोदाम में फिर से उसको फुल कर लूँगा। यानी कि एक बार जब मैं गोदाम में फिल करूँगा वो धीरे 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 कम होता जाएगा। जब बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा दोबारा मैं ऑर्डर प्लेस कर दूँगा, फिर 2500 मेरे पास आ जाएगा। फिर वो धीरे 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 कम होता जाएगा, फिर से 2500 मैं मंगवा लूँगा। यानी कि हमारे पास 2500 से ज़्यादा तो आएगा ही नहीं। जब भी आएगा 2500 आ रहा है, क्योंकि हमारी EOQ 2500 है और 2500 भी धीरे धीरे कम होता जाएगा। तो अगर हम ओपनिंग प्लस क्लोजिंग कर लें डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो मुझे पता चल जाएगा ना कि एवरेज हमारे पास कितना रहता है। भाई ना हमारे पास 2500 हमेशा रहता है, ना हमारे पास ज़ीरो हमेशा रहता है। जब हमारे पास गुड्स आते हैं तो वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाते हैं। तो ओपनिंग 2500, क्लोजिंग इज 0 डिवाइडेड बाय 2, हमने एवरेज ले लिया। बट यहाँ पे ज़ीरो का कोई मतलब नहीं है, इसलिए हमने सीधे सीधे ओपनिंग डिवाइडेड बाय 2 यानी कि EOQ डिवाइडेड बाय 2 कर लिया। और इसको फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया कैरिंग कॉस्ट से। तो जो भी आपने कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट निकाली थी पर एनम के बेसिस पे, उससे आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। होपफुली यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ रही होंगी। एक बार हम इसको सॉल्व करके भी देखते हैं कि आखिर इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा। तो फिर जब अगर हमको टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी एट EOQ यानी कि EOQ के लेवल पे जो कि है 2500 kg, तो हम वही फॉर्मूले अप्लाई करेंगे जो इससे पहले मैंने आपको बताया। हम परचेज कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे। परचेज कॉस्ट का फॉर्मूला था एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय रेट। एनुअल रिक्वायरमेंट ही 10,000, 2 रुपीज़ का रेट था, तो टोटल मुझे 20,000 रुपीज़ की परचेज कॉस्ट लगेगी एक साल में। सेकेंड फिर बात आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट की। तो इसका फॉर्मूला हमें जो बताया गया था वो क्या था, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट। एनुअल रिक्वायरमेंट ही 10,000, आप यूनिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 2500, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 50 रुपीज़। तो यानी कि आप जब इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट पर एनम मिल जाएगी 200 रुपीज़। सेम इसी तरीके से जब हम कैरिंग कॉस्ट निकालेंगे तो कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा EOQ डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम। तो 2500 है हमारा EOQ डिवाइडेड बाय 2 किया, और कैरिंग कॉस्ट आपको याद होगा हमने जब कैलकुलेट किया था 2 रुपीज़ का 8% तो आया था 0.16, तो वही 0.16 मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो हमारे पास कैरिंग कॉस्ट आ गया 200। इन सब का अगर हम टोटल कर लें 20,200 और 200 का, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 20,400। आपको ये बात समझ में आई होगी। एक बात मैं आपको और बता दूं, याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब EOQ की बात करते हैं तो EOQ में ऑर्डरिंग कॉस्ट कैरिंग कॉस्ट इक्वल होती है। तो यहाँ पे आप चेक करिए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों ही इक्वल है। और जब ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल रहेगी वही सिचुएशन होगी जहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो भैया हमारा क्या होगा, वो EOQ रहेगा। यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी। जब हम 2500 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तब हमारी कॉस्ट लग रही है 20,400। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा EOQ वाकई में बहुत सस्ता है। एक बार हम समझते हैं, अगर हम ऑर्डर प्लेस करते हैं 2000 kg का, भाई अब हम कर रहे थे 2500, तो हमारी कॉस्ट लग रही थी कितनी, 20,400। लेकिन अब अगर हम 2000 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या होगा, आप देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले तो आपकी परचेज कॉस्ट लगेगी। परचेज कॉस्ट कितनी लगेगी भाई, वो तो कॉमन रहेगी, भाई खरीदोगे तो उतना ही, तो आपको 20,000 रुपीज़ की परचेज कॉस्ट हो जाएगी। नेक्स्ट आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब अगर आप 2000 यूनिट्स को ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने होंगे, आप अगर समझने की कोशिश करो तो जब मैंने आपसे यहाँ पे लिखवाया था एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय EOQ, तो एनुअल रिक्वायरमेंट 10,000, EOQ टू 2500, बेसिकली मैंने नंबर ऑफ ऑर्डर्स का ही तो फॉर्मूला लिखवाया था आपको। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मल्टीप्लाई बाय ऑर्डरिंग कॉस्ट आपका हो जाएगा टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और यहाँ पे मैंने निकाला 5 ऑर्डर्स। 5 ऑर्डर्स कैसे निकले भाई, 10,000 की मेरी रिक्वायरमेंट है, 2000 यूनिट्स करके मैं गुड्स को ऑर्डर प्लेस करूंगा, तो टोटल 5 ऑर्डर्स मैं प्लेस करूंगा। 50 रुपीज़ पर ऑर्डर की चार्ज आएगी, तो यानी कि हमारा जो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आएगा वो आएगा 250। सेम इसी तरीके से जब मैं कैरिंग कॉस्ट की बात करता हूँ तो कैरिंग कॉस्ट में अब क्योंकि 2000 मंगवा रहा हूँ तो 2000 डिवाइडेड बाय 2 करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 0.16, तो हमारी कैरिंग कॉस्ट आएगी 160। इस केस में हमारा जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो आ रहा है 20,410। आपको याद होगा जब हमने 2500 यूनिट्स ऑर्डर प्लेस किए थे तब हमारी कॉस्ट आई थी 20,400, अब आ रही है 20,410, यानी कि 10 रुपये ज़्यादा। अब क्योंकि ये महंगा है
तो भैया हम ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। सर 10 रुपये की तो बात है, अरे 10 रुपये भी बहुत होता है भैया कंपनी के लिए। और दूसरी चीज़ ज़रा मुझे बताओ कि कब आप मंगवाते हो तो 50 रुपीज़ की ऑर्डरिंग कॉस्ट लगती है। भैया अगर आज आप अमेजोन या फ्रैंक जो भी आपकी ऑनलाइन साइटेड ई कॉमर्स साइट्स हैं, आप इनमें से भी अगर कुछ ऑर्डर प्लेस करते हो तो 40-50 रुपये तो उनमें लग जाते हैं छोटे छोटे प्रोडक्ट में। अब पूरी गाड़ी मंगवाओगे तो क्या 50 रुपये ऑर्डरिंग कॉस्ट लगेगी? बिल्कुल भी नहीं। यहाँ सिर्फ मैंने कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया, तब भी 10 रुपये महंगा आ रहा है। और 1 रुपया भी महंगा क्यों ना हो, हमारे लिए सस्ता मतलब सस्ता ही होता है। तो यहाँ पे 10 रुपये मेरे ज़्यादा लग रहे हैं, तो यानी कि ये ऑप्शन मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसी तरीके से अभी मैंने 2500 EOQ था, मैंने कम ऑर्डर प्लेस करके देखा, तब भी मेरा खर्चा ज़्यादा आ रहा था। लेकिन अब अगर मैं ज़्यादा ऑर्डर प्लेस करता हूँ, यानी कि EOQ है 2500, मैं ऑर्डर प्लेस करता हूँ 3000, तब भी मैं कैलकुलेट करूँगा तो भी मेरा खर्चा ज़्यादा आएगा। तब मेरा खर्चा आ रहा है 20,406 रुपीज़ एंड 67 पैसे। यहाँ पे भी 6 रुपये 67 पैसे, 36 रुपीज़ एंड 67 पैसे मुझे महंगा पड़ रहा है। मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूँ आपको। भाई आप 10,000 यूनिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो 2 रुपीज़ के हिसाब से 20,000। अब क्योंकि आप 3000 यूनिट ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हो गए 3.33। कैसे? 10,000 डिवाइडेड बाय 3000, एनुअल रिक्वायरमेंट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑर्डर। तो 10,000 डिवाइडेड बाय 3000 करोगे तो आंसर आ जाएगा 3.33। इसको अगर आपने पर ऑर्डर से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 166 रुपीज़ 67 पैसे। कैरिंग कॉस्ट जब आप निकालोगे, भाई आप 3000 यूनिट्स ऑर्डर प्लेस कर रहे हो तो डिवाइडेड बाय 2 इंटू 0.16 आपकी कॉस्ट आ गई 240 रुपीज़। तो हमारी 6 रुपये 67 पैसे यहाँ पे भी महंगा पड़ा। हेंस प्रूव्ड कि EOQ से सस्ता कुछ हो नहीं सकता। EOQ इज द बेस्ट। हाँ, EOQ बेस्ट तभी होगा जब हमारी कॉस्ट भी सिमिलर है। भाई मैं जितने भी यूनिट्स ऑर्डर प्लेस करूं हमारी कॉस्ट फ्लक्चुएट नहीं करेगी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप बल्क ऑर्डर प्लेस करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। उस केस में आपको बाकायदा चेक करना पड़ेगा कि क्या EOQ ही बेस्ट आ रहा है कि नहीं, क्योंकि ज़रूरी नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देखोगे कि आपके लिए दूसरा ऑप्शन यानी कि डिस्काउंट वाला ऑप्शन ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। जब मैंने EOQ स्टार्ट किया था तभी मैंने आपको एजम्पशन बता दिया था कि इट इज़ अज्यूम दैट कॉस्ट विल बी सिमिलर इन ऑल द केसेस। हम किसी भी केस की बात करें हमारी कॉस्ट सिमिलर रहेगी। एक बात और आपको मुझे प्रूव करानी है। याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब EOQ की बात करते हैं तो ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट बराबर होती है। आप चेक करो तो यहाँ पे 3000 के केस में ये बराबर नहीं है। इसी तरीके से मैं आपको 2000 के केस में मैं चेक करा रहा हूँ तो यहाँ देखो, यहाँ पे भी ये बराबर नहीं है। इसी तरीके से मैं अगर और आगे ऊपर चलूँ 2500 के केस में मैं आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे ये बराबर है। यानी कि EOQ में ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इज इक्विवेलेंट। होपफुली आपको यहाँ तक की बातें समझ में आई होंगी। अब आपको EOQ भी निकालने आता है और उसका टोटल कॉस्ट भी निकालने आता है। आपको नंबर ऑफ ऑर्डर्स भी निकालने आता है। अभी भी कोई डाउट हो तो बेहिचक आप हमारे पास कॉन्टैक्ट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।